वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। ये बुक का नाम है, ठीक है। इसका एक सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। जैसे जियोग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, इसी तरह सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। चलिए, तो इसका चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है चैप्टर का नाम, और एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो आइए, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, विच इज द फॉर्म ऑफ कंट्री इन विच ऑल रिलीजन रिसीव इक्वल रेस्पेक्ट कॉल्ड। यानी कि एक कंट्री की फॉर्म बताइए, किस तरह का एक कंट्री होता है, नेशन होता है, जिसमें ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट मिलती है। क्या कहते हैं ऐसे कंट्री को? फ्यूडलिस्टिक कहते हैं क्या, सेकुलर कहते हैं क्या, ऑटोक्रेटिक कहते हैं क्या? तो आप समझ चुके हैं अपने देश में कौन सा वर्ड आप बार बार सुनते हैं। तो राइट आंसर है बेटा सेक्युलर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सेक्युलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a nation which has an elected person as it had called? यानी एक नेशन में जहां पे इलेक्टेड पर्सन उसका हेड होता है, चीफ होता है, तो ऐसे नेशन को क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं। तो राइट आंसर है बेटा रिपब्लिक। क्या कहते हैं? रिपब्लिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन्स? फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है? ब्रदरहुड यानी भाईचारा, लिबर्टी, जुडिशरी। तो राइट आंसर है बेटा फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा आपस में। चलिए नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को फोर्स में आया था, यानी अप्लाई लागू हो गया था ये, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को। तो कब हो गया था बेटा ये? राइट आंसर है आपका क्या? 26 जनवरी 1950 को ये अप्लाई हो चुका था, ठीक है, केम इनटू फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक से पहले वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आप कह रहे हैं कि चेयरमैन कौन था? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन कौन था? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? रिपब्लिक ऑफ इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, डॉट 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 यानी फिल इन द ब्लैंक, वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले आपने देखा था क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे। जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है बेटा, है ना, जो लिखी जा रही थी वो, है ना, तो उसके चेयरमैन कौन थे? तो राइट आंसर है जिनका नाम आपने सुना है, क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, ये चेयरमैन थे। नेक्स्ट, ए नेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स when it is free its internal and external matter। एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में फ्री हो, 100% फ्रीडम हो, उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सोवरेन स्टेट। क्या कहते हैं? सोवरेन स्टेट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, डिसेंट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ। डिसेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर होती है किसकी? तो राइट आंसर है बेटा क्या? ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसकी होती है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की होती है डिसेंट। चलिए नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स विच हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री टू रन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स का सेट है, ग्रुप है रूल्स का, विच हेल्प्स द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की मदद करता है टू रन ए कंट्री, ताकि कंट्री आसानी से रूल के अकॉर्डिंग चल सके। तो क्या सही है ये? ट्रू, दिस इज ट्रू, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो कह रहा है कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो बिल्कुल भी गलत बात है भाई ये तो, ठीक है। क्या है? फॉल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है बेटा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉज आर नॉट नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी। कह रहे हैं कि जो लॉ होते हैं वो सोसाइटी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किसी भी चीज को रन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना जरूरी है ताकि वो एक स्मूथ मैनर में, प्रॉपर मैनर में चल सके। नेक्स्ट, सॉल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। सॉल्ट सत्याग्रह यानी नमक का जो सत्याग्रह कानून है ना, वो जो तोड़ा था उन्होंने, दांडी मार्च किया था जहां पे, तो वो कह रहे हैं क्या वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था? तो बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग दैट इज गुड एंड बैड। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, कुछ भी करने की फ्रीडम, एवरीथिंग, कुछ भी करो, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो ऐसा है क्या भाई? इतनी लिबर्टी भी नहीं होना चाहिए कि गलत चीज करने की फ्रीडम हो जाए। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है। चलिए आंसर, Constitution is defined as set of rules according to which the government of a country runs। ठीक है, तो ये हमारे पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, तो बिल्कुल सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश की गवर्नमेंट चलती है। नॉट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, यानी दूसरी डेफिनेशन करके यहाँ पे लिखी गई है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ लॉज एंड रूल्स। यानी कि इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ये बॉडी होती है लॉज एंड रूल से मिलकर बनी हुई एक बॉडी होती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन 2, व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, जानते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 2, इट्स क्लियरली डिफाइन द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। तो क्या है बेटा? ये क्लियरली डिफाइन करता है रोल, ठीक है, किसका क्या रोल है, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारियां हैं, ऑफ द सेंट्रल यानी केंद्र की जो सरकार है, एंड स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का रोल्स बताता है, एंड लोकल बॉडीज, और लोकल बॉडी हो गया जैसे ग्राम पंचायत वगैरह हो गई, इस टाइप की चीजें बताता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इट हैज मैनी लॉज एंड रूल्स टू लुक दैट राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर टेकन केयर ऑफ। ठीक है, इट हैज मैनी लॉज, इसके पास बहुत से नियम कानून होते हैं, एंड रूल्स, लुक दैट जो कि देखते हैं, राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो हमारे है ना क्या है, हमारे सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनके राइट्स जो अधिकार हैं, टेकन केयर ऑफ, उनकी देखभाल की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। ठीक है, लॉज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए जानते हैं। विदाउट लॉज नो वन कैन एवर लिव पीसफुली, यानी कि अगर लॉ नहीं होंगे तो कोई भी इंसान पीसफुली नहीं रह पाएगा, शांति से नहीं रह पाएगा। नंबर 2, लॉ इज कमांड गिवन बाय ए सुपीरियर अथॉरिटी टू इट्स पीपल विच मस्ट बी ओबेड। लॉस क्या होते हैं? एक कमांड होती है जो कि अपने सुपीरियर, कोई सुपीरियर होता है, वो अपनी है ना सुपीरियर अथॉरिटी जो होती है, तो वो लोगों को देता है, ठीक है, कि भाई आपको ये चीज ऐसे करनी है, विच मस्ट बी ओबेड, और उसका पालन होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। लॉज आर इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एंड फॉर डेवलपिंग गुड हैबिट्स। कह रहा है कि लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द वेलफेयर यानी भले के लिए, ऑफ ऑल सभी के, फॉर डेवलपिंग गुड हैबिट ताकि अच्छी हैबिट्स भी डेवलपमेंट हो सकें। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन पहले भी है ना फिल इन द ब्लैंक्स में या कहीं पे एमसीक्यू में आ चुका है शायद। ठीक है, तो कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? तो चलिए जानते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे नोट पॉइंट है, यानी क्वेश्चन से एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है कुछ, है ना, तो यानी आप इतना क्वेश्चन भी लिख के छोड़ सकते हैं, नोट पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी है ना जान ले रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हीं को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये फादर हैं, पितामह हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है तो जानते हैं। It's mean to envisage equitable distribution of national income to all section of the people। ठीक है, ये एक प्रदर्शित करता है, रास्ता दिखाता है ना, एक इमेज है, ठीक है, जो इन्विसेस करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ नेशनल इनकम, नेशन की जो इनकम है उसका इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो टू ऑल सेक्शन, सभी सेक्शन को, ऑफ द पीपल। ठीक है,
अब देखिए बेटा यहाँ पे एक चीज समझिए, इक्विटेबल का मतलब ये नहीं है कि भाई एक पर्सन है वो सपोज करो 50,000 पर मंथ की जॉब कर रहा है, दूसरा पर्सन है वो 10,000 पर मंथ की जॉब कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं उसके 50,000 हो गए, इसके 10 हो गए, 60 हो गए, दोनों को 30-30 कर दो, है ना, यानी कि उसके 20 निकाल के उसको दो, नहीं। यहाँ पे इक्विटेबल का मतलब समझिए बेटा, जो जिस लायक है, जो जिस कैपेबल है, जिसकी क्षमता है जितनी है, जिसको जितना मिलना चाहिए, है ना, उतनी। तो इक्विटेबल का मीनिंग ये होता है बेटा, ये नहीं होता कि सब में बराबर बराबर बांट दो, ठीक है। तो यानी इक्विटेबल के भी अपने मीनिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहां पे जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, यानी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक इन दो शब्दों से आप क्या समझते हैं ये बताइए। चलिए जानते हैं क्या है। सेक्युलर वर्ड का मीनिंग होता है, सेक्युलर मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन इज एवर टू बी मेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। तो ये कह रहा है कि सेक्युलर का मतलब होता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव इज एवर टू बी मेड, नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन से, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट पॉइंट यहां पे देख लेते हैं, द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड, ये नोट पॉइंट है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट 42, ठीक है। तो आप ये समझिए, ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं था, बाद में, है ना, अमेंडमेंट किया गया था, चेंजेस किए गए थे, 42वां अमेंडमेंट था, है ना, 42nd अमेंडमेंट था, तब ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं। मीन्स दैट, डेमोक्रेटिक का मीन्स होता है दैट वी विल गवर्न अवरसेल्व्स थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि कह रहा है कि हम गवर्न करेंगे, चलाएंगे अवरसेल्फ, अपने आप को, थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एक फ्रेंचाइजी के थ्रू, यूनिवर्सल मतलब सर्वव्याप्त होती है, जो सभी को मान्य होती है, ठीक है। तो यानी कि सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जो यूनिफॉर्म होंगे, यूनिवर्सल होंगे, उनके थ्रू हम ऐसा करेंगे। नेक्स्ट, What is the preamble of our country and what is its importance? कह रहा है कि हमारा प्रियम्बल क्या है भाई हमारे कंट्री का, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस, और इसकी क्या उपयोगिता है या इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए जानते हैं। प्रियम्बल मीन्स द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे किसी चैप्टर का, किसी मूवी का इंट्रोडक्शन होता है ना, ठीक है, उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक झलक दिखा देता है आपको कि भाई इसमें ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। इट डिक्लेयर्स द फॉर्म ऑफ, है ना, इट डिक्लेयर्स, है ना, एस नहीं आएगा, इट डिक्लेयर्स द फॉर्म ऑफ प्रोविजंस अलोंग विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, यानी कि ये डिक्लेयर करता है द फॉर्म ऑफ प्रोविजन, यानी क्या क्या चीजें हम प्रोविजन लाने वाले हैं उसमें, अलोंग विद द मेन ऑब्जेक्टिव, और हमारा उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी बुक में बहुत सारे टॉपिक हटाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो भाई उसको ऐड करने का या रिमूव करने का क्या एम है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप प्रोविजन ला के हम ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का असली, है ना, मुद्दा ये था, मकसद ये था, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, भारत एक प्रजातंत्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब जानते हैं। तो देखिए प्रीएम्बल हो गया, अब देखते हैं प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship। इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यानी हमारे प्रीएम्बल में ऐसी ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, द इंट्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो और कह रहा था कि व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ आवर कंट्री, तो हमारे कंट्री का प्रीएम्बल क्या था वो हमने बता दिया, ठीक है। अब चलिए इंपॉर्टेंस बता दी, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेटर्निटी के बारे में बता रहे हैं, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो आप पाएंगे कि हमारा प्रीएम्बल होता है जो बहुत सारी बुक्स में स्टार्टिंग जो पेज होते हैं उनमें भी लिखा होता है। फ्रेटर्निटी भाईचारा हो गया, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ठीक है।
तो इस टाइप से बहुत है ना हमारा प्रियम्बल है। तो हालांकि ये इसका पार्ट है ना क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द अवर कंट्री एंड वाज इट इन इम्पोर्टेंट, तो आप इसमें इतना प्रियम्बल इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख के और इतना करके भी आप छोड़ सकते थे, ठीक है। फिर भी हमारे देश का प्रियम्बल है तो एक बार उसको रीड करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि है ना क्वेश्चन के आंसर वाले पार्ट में वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप वहां पे दे भी सकते हैं, लेकिन काफी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, तो है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी आपको स्वतंत्रता है थॉट की, सोचने की, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने की, बिलीफ मान्यता की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी होनी चाहिए स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही, टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ताकि सभी प्रमोट हो सके, टू ऑल अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतनी सारी चीजें हैं इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, तो इसमें कहा गया है 26 नवंबर 1949 को, है ना, ये चीज हुई थी। चलिए, डू हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को ही दे रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो वही चीज है कि प्रजा के द्वारा, है ना, प्रजा लोगों के द्वारा लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए जानते हैं। पहले प्रियम्बल की पूछी थी, अब कॉन्स्टिट्यूशन की पूछ लिया इंपॉर्टेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे भी होती है, जहां पे प्रजातंत्र होता है, लोगों का तंत्र होता है, वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज द ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो कह रहा है गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, लोगों की क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा होती है, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए होती है, ठीक। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट पावर्स आर नॉट मिसयूज, कॉन्स्टिट्यूशन ये सुनिश्चित करता है कि पावर का गलत इस्तेमाल नहीं हो। इट एक्ट सेफ गार्ड द राइट ऑफ द सिटीजन, ये एक सेफ गार्ड की तरह, है ना, यानी सेफ्टी पर्पज के लिए, है ना, यानी कि कोई चीज क्या होती है खराब होने वाली होती है, तो उसके लिए पहले सेफ्टी खराब ना हो, जैसे मोबाइल पे कवर चढ़ा के रख लेते हैं, तो ये एक सेफ गार्ड है। किस तरह से, द राइट ऑफ द सिटीजन, सिटीजन्स के जो अधिकार है उनकी सेफ्टी करता है, सुरक्षित रखता है, तो एक सेफ गार्ड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द सॉल्ट लॉ, है ना, नमक कानून क्या था, हाउ डिड गांधी जी ब्रेक इट, और गांधी जी ने इसको किस तरह से तोड़ा। आंसर देखते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह वाज ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, सत्याग्रह जो था नॉन वायलेंट, यानी कि इसमें हिंसा नहीं हुई थी, ठीक है। नॉन वायलेंट जिसमें हिंसा ना हो, या आप कह सकते हैं अहिंसक। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट सॉल्ट लॉ फ्रेम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और किसके विरुद्ध था, ठीक है। तो अनजस्ट यानी कि जो जस्टिफाई नहीं है, जो कानून के दायरे में नहीं है, या आप कहें कि लोग जिसको मान्यता नहीं देते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं अनजस्ट, यानी कि अन्यायपूर्ण, ठीक है। सॉल्ट लॉ नमक का कानून था, फ्रेम बाय जो किसने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने लॉ बनाया होगा, ठीक है। चलिए आंसर नंबर 4, द सिविल, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा 1 2, सेकेंड पार्ट, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद दांडी मार्च, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, विद दांडी मार्च लेड बाय गांधी, गांधी ने दांडी मार्च किया था। दिस मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, और ये साबरमती से कहां तक गया था, दांडी तक गया, तो हम नमक कानून को दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, गांधी जी मेड सॉल्ट विद सी वाटर एट दांडी, तो गांधी जी ने दांडी नाम की जगह पर क्या किया था, ठीक है, समुद्र के पानी से, खारे पानी से नमक बनाया था, एंड वायलेटेड द सॉल्ट लॉ, और नमक कानून तोड़ा था, यानी नमक बनाने की अनुमति हर किसी को नहीं होती थी, परमिशन नहीं होती थी, तो गांधी जी ने नमक बना के ये लॉ को ब्रेक किया था, तोड़ा था, वायलेट किया था। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दांडी मार्च, दांडी मार्च का सिग्निफिकेंस बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए। चलिए आंसर नंबर 5 जानते हैं। नंबर 1, पीपल बिगेन टू डिफाई ब्रिटिश अनजस्ट लॉ, अब लोग डिफाई करने लगे थे, नकारने लगे थे ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नियम को, लॉज को। दे बिगेन डूइंग स्ट्राइक्स, वो स्ट्राइक करने लगे, एंड डेमोन्स्ट्रेशन वेयर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री, और डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे किसके लिए, ऑल ओवर द कंट्री होने लगे, डेमोन्स्ट्रेट करने लगे, ठीक है, यानी स्ट्राइक करने लगे, बढ़ चढ़ के चीजों में हिस्सा लेने लगे, ठीक है, और अपना जो, यानी उनके मन में जो खेद था इन चीजों को लेके, अन्याय के प्रति, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने लगे, लोगों को दिखाने लगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए,
द इंडियन पीपल बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, भारतीय लोगों ने विदेशों से बनी हुई चीजों का, गुड्स का रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, यानी फॉरेन चीजों का बॉयकॉट कर दिया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर दिया टू पे टैक्सेस, और उन्होंने मना कर दिया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, है ना। ओके, ए ग्रेट पॉलिटिकल अनरेस्ट वाज क्रिएटेड इन द कंट्री, बहुत बड़ा एक राजनीतिक अनरेस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, उथल पुथल हो चुकी थी इन द कंट्री, देश में। तो ये सिग्निफिकेंस थी किसकी? दांडी मार्च की। चलिए सॉल्ट लॉ की। नेक्स्ट, तो इस तरह से आपने देखा है ना, ये हमने आज सॉल्यूशन देखा था आपके किसका? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था क्लास 8 का। तो क्या इसी तरीके से हम और भी चैप्टर्स के वीडियो आपके लिए लेके आते रहे हैं ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके स्कूल में कौन सी बुक चले ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए। ठीक है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।